ऑड इवन फॉर्मूले से क्या होगा, ये सवाल एनजीटी की तरफ से पूछा गया है। वाकई में कितना ओके है ये ऑड इवन का फॉर्मूला? आज बहस इसी मुद्दे पर होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत चर्चा की इस रिपोर्ट के साथ। ऑड इवन फॉर्मूला कितना ओके? दिल्ली सरकार ने 5 दिनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का खाका खींचा है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले पर एनजीटी का ब्रेक लग सकता है। एनजीटी ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। एनजीटी का कहना है ऑड इवन का ऐलान क्यों हुआ जब सीपीसीबी और डीपीसीसी इस पर सवाल उठा चुके हैं। एनजीटी का निर्देश है कि ऑड इवन असरदार हो तभी इसे लागू करने पर अमल किया जाए। एनजीटी का ये भी कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए 100 उपाय सुझाए गए, सिर्फ ऑड इवन ही क्यों चुना गया। एनजीटी ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली सरकार साबित करे कि ऑड इवन से प्रदूषण रुका था, नहीं तो इस पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि सीपीसीबी की खुद की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हैं, जहां पर यह पाया गया पिछली बार कि जब ऑड इवन केजरीवाल सरकार ने लगाया था, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार ने लगाया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। दिल्ली सरकार से एनजीटी ने कुछ और भी मुश्किल सवाल किए हैं। एनजीटी ने पूछा है कि ऑड इवन फॉर्मूला सोमवार से क्यों लागू हो रहा है? जब प्रदूषण का स्तर ज़्यादा था तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया? 2 पहिए वाहन को नियम से बाहर रखने का मतलब क्या है? महिलाओं को ड्राइविंग की छूट क्यों है? वीवीआईपी को भी छूट क्यों दी गई है? तो कल फिर से दोबारा इस केस की, स्पेशली सिर्फ इसी केस की एक छुट्टी वाले दिन, बेसिकली एनजीटी में शनिवार को छुट्टी रहती है, मगर सिर्फ एयर पॉल्यूशन को देखते हुए, एनवायरमेंटल इमरजेंसी को देखते हुए और ये ऑड इवन की स्कीम जो लागू होने वाली है, इस सभी चीज़ों को देखते हुए कल एक स्पेशल बेंच बैठ रही है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि सुनिश्चित हो कि आसपास के इलाके में पराली नहीं जलाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। साथ ही कंस्ट्रक्शन के दौरान नियम तोड़ने वाले बिल्डर्स पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरव बंसल साहब हैं, अभी आप सुन रहे थे उनको, एनजीटी में लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं। हमारे साथ पीएन मल्होत्रा साहब हैं, आप ट्रैफिक पुलिस अफसर रह चुके हैं, लंबा अनुभव है आपको कि कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्मॉग की स्थिति में क्या कुछ बचाव किया जाना चाहिए। लेकिन पहला सवाल गौरव बंसल आपसे, क्या ऑड इवन लागू होने वाला है या अभी संकट के बादल हैं? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या दिल्ली का प्रदूषण रुकने वाला है या नहीं। ऑड इवन से अगर दिल्ली का प्रदूषण जो है या एनसीआर का प्रदूषण रुकता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वो कोर्ट हो, आप लोग हो या आम जनता हो। मगर जब दिक्कत तब आती है जब स्कीम बनाई जाती है थोपने के लिए, और जब आप स्कीम को लागू ना करके स्कीम को थोपने की बात करते हैं। आज कोर्ट ने भी यही कहा कि आप स्कीम को लागू करिए, आप इस तरीके से लागू करिए जिससे कि प्रदूषण रुके। एक नीजर्क रिएक्शन जो होता है, आनन फानन का जो एक तरीका है कि आनन फानन में एक चीज उठा के जनता पे थोपना, ये शायद ठीक नहीं है। लेकिन आप कैसे मानते हैं इसको कि जनता पर थोपा जा रहा है? देखिए, दिल्ली में अकेले लगभग 1 करोड़, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैं सुन लेता हूं आपसे। लगभग हर बड़ी संख्या में वाहन हर साल नई सड़कों पर उतरते हैं, और अगर आप ऑड इवन करते हैं तो दिल्ली सरकार का एक संदेश होगा कि देखिए हमने बड़ी संख्या में वाहनों को सड़क से हटा दिया, भले 5 दिन के लिए से। साहब, आप मैं अपनी बात पूरी करूं पहले। सीपीसीबी, ये ऑड इवन आज का तो है नहीं, हाँ। 2 बार पहले हो चुका है। सीपीसीबी इस पे लगातार निगरानी रख रहा है, आईआईटी जैसे बड़े संस्थान। और देखिए, यहाँ पे राजनीति नहीं है, क्योंकि सीपीसीबी कुछ काम कर रहा है तो वो राजनीतिक आधार पे नहीं कर रहा है, वो वैज्ञानिक आधार पे कर रहा है। आईआईटी कोई काम कर रहा है तो वो वैज्ञानिक आधार पे कर रहा है। तो जब ये 2 देश की बड़ी संस्थानों ने ऑड इवन पर जो फैसला आया, उस टाइम पे जो एनालिसिस की, वो चौंकाने वाली रही है। वो क्या थी? वो ये रहा है कि जो पैरामीटर्स प्री ऑड इवन थे, प्री ऑड इवन, ऑड इवन और पोस्ट ऑड इवन, उन्होंने पैरामीटर्स लिए, एनालाइज करा तीनों टाइम को देख के, तो ये पाया गया कि जो ऑड इवन के टाइम पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, ओजोन है, इनकी मात्रा जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स है उससे बहुत ज़्यादा रही है, ना कि कम हुई है। तो जब
इस तरीके के वैज्ञानिक तर्क रखे गए हैं। कोर्ट देखिए, कभी भी कोर्ट हमेशा वैज्ञानिक तर्कों पे चलती है। बंसल साहब, जो तर्क हो सकते हैं मैं वही आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसी IIT की रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण में सबसे ज्यादा भूमिका वाहनों की है, और अगर वाहनों पर लगाम लगाने के लिए ऑड इवन का प्रयोग शुरू किया जाता है तो फिर वो प्रभावी नहीं है। ये कैसे माना जाता है? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, दिक्कत यह है कि अब आप एक बार को ऑड व्हीकल चलेंगे, एक दिन इवन व्हीकल चलेंगे, मगर आपने स्कूटर्स बंद नहीं करे। आपने जो वुमेन्स हैं उनको आपने छुट्टी, मतलब उनको आपने छूट दे रखी है कि आप चलाएं। VVIP कल्चर को आप नहीं रोक पा रहे। तो जब ये सब चीजें आप बंद नहीं करेंगे, या तो आप देखिए, ऐसा मत करिए कि लेडीज चला सकती हैं, क्या वुमेन्स जब चलाएंगी तो क्या पॉल्यूशन नहीं होगा? तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ऑड एंड इवन जो है वो अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? बिल्कुल। तो कोर्ट यही तो कह रही है कि आप किसी भी चीज को करें तो अधमरे मन से ना करें, आप पूरी तरीके से लागू करें। जी, मैं बंसल साहब आप इसे समझना चाहूंगी, ये समझा दीजिए, जिस तरीके से कहा गया है NGT की तरफ से कि साबित करे दिल्ली गवर्नमेंट कि जो ऑड इवन है वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। कल एक स्पेशल बेंच है, फिर से इस पर जो है सुनवाई होगी, बैठक होगी। आपको क्या लगता है किस तरह की दलीलें सामने आ सकती हैं? क्योंकि खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म प्लान ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इसका दूर दराज तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया है जो CPCB है उसके पैरामीटर्स का। देखिए, खतरे के बादल आज से नहीं है, पहली बात यह है। खतरे के बादल पिछले 10 दिन से हैं जी। और यही एक दिक्कत है। कोर्ट ने आज फिर से कहा कि जब खतरे के बादल आपको दिख रहे थे कि आने वाले हैं, तो आपने उन खतरे के बादलों को हटाने का काम उस टाइम पे क्यों नहीं करा? जब वो खतरे के बादल आ गए, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब हम 5 दिन के लिए ऑड इवन ला रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ है, चेस्ट स्पेशलिस्ट लखनऊ से। राजेंद्र प्रसाद दी, जो दिल्ली NCR की आबोहवा पर खतरा मंडरा रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर भी जा चुका है लेवल एयर पोल्यूशन का, आप किस तरीके से सांसों पर मंडरा रहे संकट को जस्टिफाई करेंगे? और आपको लगता है कि इस तरह के शॉर्ट टर्म प्लान्स जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए हमारी आपकी सांसों पर मंडरा रहे संकट को कहीं ना कहीं कम करेंगे, या फिर जो स्थिति है इन प्लान्स के तहत वही बरकरार रहने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेहत पर? कि ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, इसको बात सही है। अभी मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि जो मेजर्स हैं वो हमें पहले से ही पता होता है कि इस तरह की परेशानी हर साल लगभग आती है जी। तो हमें मेजर्स को लंबे समय का और परमानेंट तरीके से लेना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक अब सांस के रोगियों की आपने बात की, तो इवन तो नॉर्मल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो हर रोगी जो मेरे पास आ रहा है इस वक्त कह रहा साहब खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, बढ़ गई है, तो नॉर्मल आदमियों को भी जिसको कोई तकलीफ नहीं उस पर भी ये काफ़ी असर डालता है। और ख़ासकर जो सांस के रोगी हैं, जैसे जो अस्थमा के रोगी हैं, या जिनको COPD है, या जिनको फेफड़े की कोई बीमारी है, तो उनको इस वक्त परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा एक और सवाल, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, चूंकि हम खुद दिल्ली NCR में बसते हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, हर कोई मास्क लगाकर घूम रहा है, ये कितना मुफीद है? क्या वाकई में जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर है मास्क के थ्रू, वो वाकई में रोक पाती है उन पोल्यूटेंट्स को जो कि स्मॉग में पाए जा रहे हैं, और कितना फर्क पड़ सकता है इससे? देखिए, साधारण मास्क का तो ये कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आता है। खासकर जो हम लोग कहते हैं जो हार्ट के रोगी हैं या जो चेस्ट के रोगी हैं, वो अगर जो एडवांस जो मास्क आते हैं, जिनको हम N95 या उससे भी आते हैं, उस तरह के मास्क पहनने से थोड़ा रुक सकता है। लेकिन जैसे हम कपड़ा लगा लेते हैं या साधारण मास्क जो सर्जिकल लगा देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं आता है। जी जी, वो एक मन की एक सांत्वना होती है। ठीक है गौरव बंसल, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। आपने कहा कि देखिए साहब, 10 दिन से संकट गहरा रहा था, आप सोमवार से ऑड इवन लागू कर रहे हैं। सरकार को पूरी व्यवस्था लागू करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा, रातों रात तो नहीं हो सकता कि आज अगर NGT ने कहा कि संकट के बादल हैं दिल्ली में और कल से ऑड इवन लागू हो जाए। इस तर्क को भी तो समझना होगा गौरव बंसल। मैं चाहे डेंगू की सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन हो, दिल्ली हर साल इस चीज़ को झेलती आ रही है। और सरकार को जब आपको मालूम है कि ऐसी स्थिति आएगी, तो क्यों नहीं आपने स्टडीज़ करा रखी हैं? ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार अब स्टडी कराई हो, आपने हर एक चीज़ पहले से निर्धारित कर रखी थी। अभी जबकि एक वर्धमान कौशिक की जजमेंट है 10 नवंबर 2016 की, 1 साल हो गया है,
कोर्ट ने भी आज ये पूछा, आपने उसके तहत ही काम कर लिया होता तो शायद दिल्ली का भला हो गया। वो काम क्या हो सकता था? देखिए, हाँ, अब वो काम क्या हो सकता था, आपको ब्रिक किल्स को देखना पड़ता, आपको ब्रिक किल्स पे ऑपरेशन करना पड़ता है, जो दिल्ली के आसपास की जगह के ब्रिक किल्स है, ईंट भट्टे हैं, उन पे काम करना था। आपको पराली पे, क्योंकि हर बार आसपास के इलाके पे दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कोई एक्शन नहीं ले सकते साहब, तो पूरी एनसीआर भी एक पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड होता है जी। आप उसको, उस एक्ट को कैसे भूल जाएंगे? ठीक है, आपको उस अकॉर्डिंगली उस चीज को समझना पड़ेगा कि एनसीआरपीबी इसीलिए बना है क्योंकि दिल्ली की जो समस्या है सिर्फ वो दिल्ली की नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी भौगोलिक स्थिति के चलते दिल्ली को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे वो पंजाब में पराली की समस्या हो तो डेफिनेटली वहां का एक आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए थे कि भाई यहां पर हम ये इंसेंटिव देंगे जिससे कि जो फार्मर है वो उसे जलाए ना, अपनी जो रेजिड्यू है उसको जलाने की बजाय उसे बेचे, जिससे उसे पैसा मिलेगा। ये कोई दिल्ली में बैठ के मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकते, तो पंजाब या हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। तो आप, हाँ बिल्कुल, मैंने माना दिल्ली में बैठ के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, मगर जो दिल्ली में मुख्यमंत्री को करना था क्या वो करा? ठीक है, वो हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे जुड़े कुछ और भी सवाल। बिल्कुल, पीएन मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, एक्स ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, स्टूडियो में मौजूद हैं। मल्होत्रा जी, अगर हम बात करें ट्रैफिक की व्यवस्था का जिक्र जो है वो सबसे पहले सामने आता है जब ऑड इवन लागू होता है। कितने, इससे पहले 2 मरतबा लागू हुआ है, एक से 15 जनवरी, 15 से 30 अप्रैल में भी लागू हुआ था। आप चूंकि ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर समझा पाएंगे, कितना फर्क तब में और नॉर्मल हालातों में आप पाते हैं जब ऑड इवन लागू हो जाता है? ये ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है जी। आधा ट्रैफिक ही सड़क पे नहीं आती, जो आधी व्हीकल जो है वो सड़क पे ही नहीं आती, ऑटोमेटिक 50% तो फ़र्क पड़ ही जाएगा जी। अब मुझे ये नहीं पता ये एनजीटी ने क्यों बैन लगाया, क्या चाहते हैं, किस लिए ये चीफ मिनिस्टर साहब को अपोज कर रहे हैं? ये अच्छा एक्शन है, इसमें कोई कारण बताएं ना, किस कारण? सिर्फ प्रेस्टीज इशू बनाने के लिए या अपना उसमें दिखाने, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए? इसमें बताइए ना क्या है, क्या इसमें है क्या? बंसल साहब समझा दीजिए। अब देखिए, आप ऐसे तर्कीन बातें करेंगे तो साहब एक झटके में आधे वाहन सड़क पर रह जाएंगे। बात उनकी लॉजिकल है, कह रहे हैं कि भाई एक झटके में अगर आधे वाहन रह जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समझा दीजिए। हाँ, ट्रैफिक कम हो जाता है, मैं इसको कहाँ मना कर रहा हूँ कि ट्रैफिक कम नहीं होता, यही उनका तर्क है। हाँ, ट्रैफिक से पॉल्यूशन का अगर आप लेना देना समझ रहे हैं तो पॉल्यूशन कम नहीं हो पाता, क्योंकि आपने जो छूट है वो इतनी दे रखी है, उसमें एक बहुत लंबी लाइन है जो कहती है कि भाई ये आदमी की छूट है, वो आराम से चला सकता है अपना व्हीकल, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। इस आदमी को आप, वुमेन्स को आप नहीं पकड़ते हैं, जो क्या कहते हैं, वो एक एग्जेम्पशन लिस्ट है। तो जब आप पूरी तरीके से इसको देखिए, कोर्ट ने इस चीज को कहा, बंसल हमारे 1% भी जो मल्होत्रा साहब सुन लेते हैं, हमारे देश में 4120 कुल चुने हुए विधायक हैं, ये पूरे देश की तस्वीर है। तो वो जो छूट की सूची है, क्या वाकई वो बहुत बड़ी है कि जिस राज्य में 1 करोड़ वाहन है वहां पर लाखों की संख्या में वाहन छूट जाएंगे उस छूट की लिस्ट से? बिल्कुल, अगर आप मेरी जो बंसल साहब, मैं सुनूंगी आपको। ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ है, बीजेपी के लीडर हैं, जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, ये बताइए, अगर हम बात करें ऑड इवन के इस फॉर्मूले की, 100 तरह के ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट देता है, 100 तरह के ऑप्शन एनजीटी देता है, लेकिन दिल्ली सरकार को समझ में आता है कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो जाए। कितना मुफीद इसको आप मानते हो? और इससे पहले 2 मरतबा लागू हुआ है, क्या आपकी निगाह में वो सक्सेसफुल था, कामयाब था? देखिए, जहाँ तक ऑड इवन की बात है, ये एक छपने वाली कवायद है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर जो अतिक्रमण आज इस केजरीवाल जी की सरकार के आने के बाद हुआ है, हम दिल्ली की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करें, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 15 साल पेट्रोल वाली और 10 साल डीजल वाली गाड़ियों को दिल्ली से हटाएं, और जो भी छोटी छोटी जो चीज़ें अगर हम करें तो उससे अपेक्षित हमको परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा साहब, सब चीजों की बिना तैयारी किए आज ये बात करते हैं जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ेगी। यदि हम ऑड इवन की बात करें, नहीं है जो, अगर हम ऑड इवन की बात करें तो अभी तो इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहां तक सवाल है, डीटी नहीं, आप मेरी सुन रहे हैं या दोनों तरफ से बोलना है? आप भी सुनाएं। आप या तो मेरी सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आज जो डीटीसी में बार बार हर साल हम उसके बेड़े को बढ़ाने की जो बातचीत करते हैं, वो तो केवल कागजों में सिमट कर रह गया है।
तो यदि लोगों को हम कोई अल्टरनेट प्लान नहीं दे रहे हैं, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर नहीं रहे हैं, 15 साल और 10 साल पुराने व्हीकल को हटा नहीं रहे हैं, तो उन सब के बगैर ऑड इवन तो केवल एक जो है छपने वाली कवायद के अलावा और दूसरी चीज नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से पिछले 3 साल में 44 आदेश जारी हुए हैं, लेकिन आदेशों का कितना पालन हो रहा है, दिल्ली के खौफनाक हालात से आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा आदेशों का पालन, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। उससे पहले बताएं तमाम खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में अनिल वाजपेयी आपके स्पोक्स पर्सन है, जुड़ चुके हैं, उनसे जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ है, बीजेपी के लीडर हैं। गौरव बंसल साहब स्टूडियो में मौजूद है, एडवोकेट है, एनजीटी की तरफ से पिटिशनर भी हैं। और पीएन मल्होत्रा साहब एक्स ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, स्टूडियो में मौजूद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है, लखनऊ से हमारे साथ है। चर्चा के साथ वापस लौटेंगे, लेकिन एक और रिपोर्ट पर आप तब तक गौर फरमाएं। एनजीटी का दिल्ली सरकार से सवाल, ऑड इवन फॉर्मूले से क्या होगा? सरकार सुनिश्चित करे कि ऑड इवन फॉर्मूले से रुकेगा प्रदूषण। एनजीटी की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार पर विपक्ष का वार। देखिए, तो सही बात है कि ऑड इवन कोई सोल्यूशन नहीं है, वो शायद 1% 2% कम कर दे, वो कर दे, लेकिन उसके साथ साथ कोई हल नहीं निकलता है, कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं निकलता। और वो ऐसी चीज है कि जब कुछ ऐसा हुआ तो कर दिया, जब कुछ हुआ तब उस पर करना, ये मेरा ख्याल में गलत है। ऐसा नहीं है कि पहली बार एनजीटी ने सख्त सवाल पूछे हों या फिर प्रदूषण रोकने को लेकर निर्देश जारी किया हो। एनजीटी पहले भी प्रदूषण से जुड़े 8 अहम आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी 3 साल से केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार रहे हैं। तीनों कोर्ट ने 44 से ज्यादा बार अलग अलग आदेश दिए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 3 साल में 18 से ज्यादा आदेश जारी कर चुका है। हाई कोर्ट की तरफ से 18 आदेश जारी हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट राजधानी को गैस चैम्बर तक बता चुकी है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी 40 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हालात नहीं बदल रहे। प्रदूषण से हालात खराब हैं। पराली जलाने और तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पाबंदी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, न्यूज़ नेशन ने ये जानने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी है। पॉल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार खतरनाक आंकड़ों को पार करता चला जा रहा है, जिसके बाद एनजीटी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि निर्माण कार्य हों या फिर कूड़े जलाने की जो चीज़ें हों उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक क्या है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सामने कूड़ा चलता जो है वो नज़र आ जाएगा, और आदेश जो एनजीटी का दिया है उसका पालन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो अपने आप में ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि सिर्फ आदेश जो हैं वो कागज़ों तक ही सीमित रहते नज़र आते हैं। नियम कायदों की हकीकत क्या है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आखिर क्यों नहीं लागू हो रहे नियम, कोर्ट और एनजीटी के आदेश का क्यों नहीं हो रहा पालन, सरकारें इसका जवाब देने को तैयार नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो चर्चा में आपके स्पोक्स पर्सन अनिल वाजपेयी जी अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी। वाजपेयी साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम एनजीटी की बात करें, 100 तरह के ऑप्शंस जो है सुझाए जा चुके हैं कि भाई एयर पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में ऐसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन क्या वजह है कि आपको ये शॉर्ट टर्म प्लान समझ में आता है? इससे पहले की बात करें, 15 जनवरी 1 से 15 जनवरी तक जो है ये प्लान लागू होता है, 15 से 30 अप्रैल ये प्लान लागू होता है। बावजूद इसके जो सीपीसीबी के पैरामीटर्स है वो तस्दीक करते हैं इस बात की कि कोई भी फर्क एयर पोल्यूशन में नहीं आया था। फिर आपको क्या नजर आता है और आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को कि भाई यही शॉर्ट टर्म प्लान जो है वही मुफीद है? देखिए, हमने तो बहुत पहले हमारी सरकार ने चिट्ठी लिखी है, हमारी सरकार ने महेश शर्मा जी को भी लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लिखा है। अब हमारी सरकार तो लिख सकती है, लेकिन केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रही है। जो केंद्र को सहयोग करना चाहिए वो हमको नहीं कर रही है। आज दिल्ली के 7 सांसद हैं, 7 सांसद क्या कर रहे हैं आज? और 7 सांसद में एक हमारे सवाल ये है कि दिल्ली में ऑड इवन आप क्या ध्यान में रखकर लागू कर रहे हैं, किस आधार पर? सवाल ये है। नहीं, देखिए, दिल्ली में ऑड इवन इसलिए जरूरी है कि सड़क पर जो धूल होती है वो PM10 की होती है, और जब गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है
तो इसके वो टूट जाती है और 2.5 में वो चली जाती है ये जी। तो इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है जब आप वाजपेयी जी यहाँ पर एक सवाल है और वो सवाल भाजपा उठा रही है और वो सवाल ये उठा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऑड इवन के बहाने दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बनाकर उनकी जेब भरना चाहती है। ये आरोप है भाजपा का आपके ऊपर। भाजपा का देखिए, भाजपा की तो आप बात छोड़ दीजिए। आप भाजपा के लोग तो जिस दिन हमारी 70 में 67 सीटें आई हैं उस दिन से हमारे पीछे पड़े हैं। अरे भाई ऑड इवन अच्छा काम है, पूरे विश्व में लोगों ने अप्रिशिएट किया है, देश में लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो क्या दिक्कत है इनको हर अच्छे काम में टांग अड़ाना? ये भाजपा के लोगों की आदत आ रही है। हर अच्छे काम में टांग अड़ाने की जो आदत है, क्या दिक्कत है आपको? ये इस पर जवाब आप ही दीजिए। वाजपेयी साहब कह रहे हैं। नहीं, मेरा कहना केवल ये है कि जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रही हैं, आपने सड़कें अतिक्रमण मुक्त की नहीं, 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ी हटाई नहीं और नॉर्म को आप मानते नहीं, आप केवल अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए ये दिल्ली की जनता के ऊपर बार बार ऑड इवन ठोक कर दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ी उठाने का काम एनजीटी का है। शर्मा साहब, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था और ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब आप दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त की बात करते हैं तो एमसीडी की क्या भूमिका होती है, दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका होती है, और वो राज्य सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है? शर्मा साहब, ईमानदारी से जवाब दीजिए संक्षेप में। एमसीडी हमारे पास नहीं है, सुन लेते हैं वाजपेयी जी। जब से ये दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं उनके ऊपर अतिक्रमण बढ़ा है। अरे साहब, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ही तो हटाएगी ना उस अतिक्रमण को। वो किसके अधीन है शर्मा साहब? सवाल ये है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां, अतिक्रमण का सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप शर्मा जी। जिनका पहले फैसला आ चुका, मुद्दा आप खुद ही उठा रहे हैं, उसका जवाब आप खुद ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए साहब। पुरानी गाड़ियों से क्या दिल्ली की गौरव बंसल साहब, जरा पहले केंद्र की भूमिका को समझा दीजिए। दिल्ली को गैस चैम्बर ना बनने दिया जाए, केंद्र सरकारें क्या कर सकती थी जो नहीं किया है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो अभी आप जिस तरीके की इस टाइम पे भी आप एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी है और इस पर भी आप अगर पार्टियों का रुख देखें तो सिवाय एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के आज के टाइम पे भी कोई ये नहीं कह रहा कि ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, मगर चलिए हम और आप अब बैठते हैं, अब ये काम करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब दूसरी बात आती है केंद्र सरकार क्या कर सकती थी। देखिए, एमसीडी की जिम्मेदारी, अगर एमसीडी ये कहती है कि हमने पूरी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभाई है तो वो भी गलत है। दिल्ली पुलिस का ये कहना, अगर दिल्ली पुलिस ये जैसे एमएचए के अंडर में है तो दिल्ली पुलिस को जो गाड़ियाँ उठानी थी उन्होंने नहीं उठाई। यहाँ से 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो खटाखट चल रही हैं, खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। 10 साल पुरानी गाड़ी आराम से चल रही है। अब जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, अगर आप गाड़ियों की बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारे पास लैंड नहीं है। उसका जवाब डीडीए कहता है। डीडीए कहता है कि साहब हम लैंड कहाँ से दें, जब लैंडफिल साइट के लिए लैंड नहीं मिल रही तो गाड़ियाँ कहाँ रखी जाएं। ठीक है, उसी की तरीके से अब आप आते हैं जो धूल की बात हुई है, धूल की बात में वाजपेयी और ट्रांसपोर्ट विभाग इस काम को करेगा। कृपया इसको करेक्ट करिए थोड़ा सा। ये ट्रांसपोर्ट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट का काम है, जिन्होंने नंबर अलॉट किया है और इस काम को 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम दिल्ली ट्रांसपोर्ट का है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन वाजपेयी जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली से 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार हमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि साहब कम से कम कूड़े को जलने से रोक दीजिए, पत्तियों को जलने से रोक दीजिए। क्या उसके लिए भी सांसद की जरूरत है आपको, केंद्र सरकार की जरूरत है आपको, या उपराज्यपाल की जरूरत है, या ये काम आपके अधिकारी कर्मचारी खुद कर सकते हैं अगर नियत ईमानदार हो? मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे वाजपेयी जी। देखिए, बात यह है कि दिल्ली में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं यहाँ पे, और दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ, आपने प्रश्न किया कि ऑड इवन की दिल्ली में ज़रूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईएसपी एक कमेटी थी जिसने ऑड इवन को लागू करने का एक प्रस्ताव इसने कहा था। ये तो हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश का पालन कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, विधायक जी से, कि ये बताएं कि इनके भाजपा के सांसद कहां हैं।
आज कहाँ सांसद हैं इनके? कोई सांसद दिल्ली में इनका नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार का काम है वो बात करने के लिए लावा है, कोई मंत्री नजर नहीं आ रहा है इनका। सरकार करेगी पूरी, क्या दिल्ली सरकार अपने आप में दिल्ली सरकार तो पूरा काम कर रही है, करती है जो ये अपना दिल्ली सरकार पूरा काम कर रही है। आज जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है करवाना चाहती है शर्मा जी, आज जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? एमसीडी के पास लोग शिकायत लेके जाते हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की। 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क से हटाने का दिल्ली 10 साल से वाजपेयी साहब, मेरा सवाल आप ही से है, क्यों नहीं करती है? वाजपेयी साहब, मेरा सवाल आप ही से, माननीय कोर्ट ने कहा, वाजपेयी साहब, अभी दिल्ली में जो गैस चैम्बर बना जी, फायर ब्रिगेड, वाटर सप्लाई, जितनी भी दिल्ली की वो हैं, उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया। पहले दिन से, जिस दिन दिल्ली में जब ये प्रदूषण की समस्या हुई, ये सभी लोग, चाहे फायर ब्रिगेड हो चाहे वाटर सप्लाई हो, सभी अपना काम करते। मतलब आप भी चुन कर विभागों को तय कर रहे हैं जो राज्य सरकार के। दिल्ली सरकार गड़बड़ वहीं पर दिल्ली में टांग पे टांग रखे बैठी है। और चलिए वाजपेयी साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे, अड़ोसी पड़ोसी सरकारों को कोसने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, और हेलीकॉप्टर मुद्दे पर वापस लौटते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा का असर हम पे, आप पे, सब पे पड़ रहा है। जरूरत है इस बात पर गौर फरमाने की, मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से इस ऑड इवन फॉर्मूले का जिक्र किया जा रहा है, माननीय कोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये शॉर्ट टर्म प्लान के तौर पर है, लेकिन ये सराहनीय कदम है, लेकिन जिस तरीके से लागू किया जा रहा है उस पर सवालों का उठना लाजमी है। वाजपेयी साहब के पास लौटेंगे, लेकिन आपको सुनाए इस बीच प्रदूषित हवा की बात कर रहे हैं, उससे दिल्ली एनसीआर में परेशानियों में इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे? न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने मौसम वैज्ञानिक से इस मुद्दे पर खास बात की है, सुनिए जरा। देख सकते हैं आप, एक स्क्रीन है जो मौसम विभाग में लगी है, उस पे जरिए हम देखना चाहेंगे कि आखिर कहां पर क्या कितना फॉग है अभी इस समय, और सुबह के वक्त कितना था। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये फॉग की कंडीशन दिखाई जा रही है? फॉग दिख रही है, और ये आप इस एरिया में देख सकते हैं कि पंजाब का वेस्ट हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान है, जहाँ पर डेंस फॉग, वेरी डेंस फॉग रियलाइज हुआ है। और ये आपका एरियल कवरेज दिखा रहा है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू ऑब्जर्वेशन लिया गया है। दूसरा आपको देखेंगे यूपी के ऊपर है पूरा, और साथ में ये बिहार की तरफ थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो इंटायर यूपी और जो पंजाब का एरिया, पंजाब, वेस्ट हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान कवर हुआ है। साथ में देखेंगे दिल्ली और हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी विजिबिलिटी अच्छी है, वहाँ पर फॉग नहीं हुआ। जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पर इफेक्ट करेगा। उसके साथ ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना है, विंड पैटर्न आप देख रहे हैं, तो इसके एसोसिएशन में मॉइस्चर हमारे पास अरेबियन सी से आएगा, जिसके एसोसिएशन में पंजाब में, हरियाणा में और नॉर्थ राजस्थान में काफ़ी रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ साथ जो WD जो है उसके एसोसिएशन में जम्मू कश्मीर और HP में भी बारिश होगी। ये बारिश हमें 14 तारीख को रियलाइज होने की संभावना है। साथ ही ये जैसे सिस्टम आगे थोड़ा सा मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को भी ये एक्टिविटी होगी, जो कि आपकी नॉर्थ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जो दिल्ली NCR का एरिया है उस दिन भी होने की संभावना है। तो दिल्ली NCR में आप 15 तारीख को लाइट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि लाइट रेनफॉल होने के बाद हमारे पास जो आप एटमॉस्फेयर में आप पॉल्यूटेंट है वो डेफिनेटली नीचे आएंगे, तो इससे जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा और साथ में विजिबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी खबर ये है कि जल्द से जल्द मौसम जो है करवट बदलने वाला है और बारिश होने की उम्मीद है। 15 तारीख तक दिल्ली NCR में और आसपास के एरियो में बारिश होने से फायदा ये होगा कि जो क्रॉप बर्निंग हरियाणा में हो रही है वो कम हो जाएगी, विजिबिलिटी बेहतर होगी और वेदर साफ हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपके स्पोक्सपर्सन हमारे साथ लगातार हैं अनिल बाजपेयी जी। अनिल बाजपेयी जी, बार बार आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बतौर तर्क आप इसको रख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने के ऑर्डर है और उसका जो है पालन हो रहा है। अगर हम बात करें EPCA की, उसने तो 15 से 20 डायरेक्शंस जारी की थी, क्यों सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूले की डायरेक्शन ही समझ में आती, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके आधार पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी जस्टिफिकेशन पर सवाल उठ रहे हैं, बाकी डायरेक्शंस का क्या? देखिए मेरी बात सुनिए मैडम, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के लोगों पर हमारी सरकार पे आरोप लगाएं, ये न्याय संगत नहीं है। आज पंजाब में है, पंजाब की सरकार इसके जिम्मेदार है। अमरिंदर सिंह ने क्यों नहीं कार्रवाई की?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने क्यों नहीं एक रूपरेखा तैयार की, और सबसे बड़े प्रदेश के जो अपने आप को मुखिया मानते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने क्या किया जाके पूरा एनसीआर का एरिया लगता है। अभी आप देखिए कितना बड़ा एक्सीडेंट। ठीक है, तो मुद्दा आज का यही था और तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो